हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटरमिनेंट स्टडी। सो आज की वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। रिसेंटली हमने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है। सो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। सो हम हर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की क्यों ज़रूरत है? हम काफ़ी टाइम से अपने फॉरेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से हम अपने इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एटलीस्ट जितना मतलब हर 3 सेकंड में हम एक फुटबॉल पिच जितनी फॉरेस्ट को खोते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग टॉपिक है कि हम कितनी जल्दी अपने फॉरेस्ट को मतलब इतनी कम टाइम में इतना एरिया हम हर 3 सेकंड में खोते जा रहे हैं। हमने ओवर लास्ट सेंचुरीज़ में अपने हाफ वेटलैंड मतलब जो अपने वेटलैंड्स उसमें से आधे खोद दिए हैं अपने वेटलैंड्स। हमने अब तक में 50% कोरल रीफ खोद दिए हैं। उसमें से आने वाले मतलब अपना जो कोरल रीफ है वो 90% कोरल रीफ ख़त्म हो जाएगा आने वाले 2050 तक में। सो कितनी तेज़ी से हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले टाइम पे 90% कोरल रीफ ख़त्म हो जाएगा, जो ओशियंस की ब्यूटी कही कही जाती है। सो हमने देखा कि हम कितनी स्पीडली अपने एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम को खोते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसलिए हम 1972 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उसने उसका जो स्टॉकहोम होम कॉन्फ्रेंस था वो इसी दिन स्टार्ट हुआ था। 5 जून को ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 को इसी दिन स्टार्ट हुआ था। दैट्स वाई हम इसी दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने का मोटिव क्या है कि हमें इनकरेज करना है लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति, उसके प्रति प्रति अवेयरनेस जगानी है। और ये एनवायरनमेंट सबका टॉपिक है, नॉट ओनली जस्ट गवर्नमेंट का टॉपिक है या फिर सेलिब्रिटीज़ इसको या फिर फ़ोटो खिंचा सकता है, ऐसे फ़ोटो हाथ पे लेके, ये ऐसा नहीं करना। ये हर एक कम्युनिटी मतलब हर एक पर्सन का कंसर्निंग टॉपिक है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट का लॉस होगा तो किसी सिर्फ एक एनिमल का या फिर कुछ एनिमल्स का या सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, ये ओवरऑल सबको इम्पैक्ट करेगा। जैसे इंसेक्ट हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गया, एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमंस, हर चीज़ को इम्पैक्ट करेगा एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं। इस पेंडेमिक से हमने इतना तो सीख ही लिया होगा। सो इस बार की थीम रही है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्यों थीम रही है? बिकॉज इस बार हम लोग यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन सेलिब्रेट करें। जो ये डिके है 2021 से लेकर 2030 तक का, उससे हमने क्या नाम डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशन डिके ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये तो इसी पे बेस्ड है हमारा थीम। तो ये थीम रखने के पीछे और या फिर ये डिकेड प्रोनाउंस करने के पीछे, डिक्लेयर करने के पीछे क्या थीम रही? तो हमें रिवाइव करना है अपने एनवायरनमेंट को, जो हम खो चुके हैं उनको रिवाइव करना है। जो रिवाइव करना है बिलियन ऑफ हेक्टेयर्स लैंड को, जो इतने ज़्यादा हेक्टेयर्स, बिलियन ऑफ हेक्टेयर्स लैंड को हम खो चुके हैं, उसे रिवाइव करना है। फॉरेस्ट से लेके फार्म लैंड तक हमें रिवाइव करना है। टॉप ऑफ माउंटेन से लेके डेप्थ ऑफ सी मतलब आसमानियों से लेके समुद्र की गहराइयों तक हमें सब कुछ रिवाइव करना, जो हम खो चुके हैं, जो हम खराब कर चुके हैं। जब साइक्लोन ताउते आए थे तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि जैसे मुंबई में कैसे वो पूरे पॉलीथीन्स लौट आए थे, मतलब बीचेस पे कैसे फ़ोटो बिल्कुल स्प्रेड हुई थी कि सारे पॉलीथीन्स, सारे जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर ओशियंस पे, बीच पे ऐसे आ रहे हैं। वो क्या दिखा रहा था कि इन्वायरमेंट सब चीज़ को लौटा देती, नेचर अपने पास कुछ रखती नहीं है। इस थीम में एक और चीज़ है, इस बार की थीम में क्या है? प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। तो जो अपन फ्यूल यूज़ करते हैं उस फ्यूल में इथेनॉल का ब्लेंड करना है, इथेनॉल को ब्लेंड करना है। सो जो गवर्नमेंट है वो 20 नोटिफिकेशन रिलीज़ की है इन्वायरमेंट के डे ही। उसमें क्या है, जो ऑयल कंपनीज हैं उनको 20% इथेनॉल अपने पेट्रोल में मिलाना होगा, उसके बाद ही वो उसे बेच सकेंगे। कब से? तो 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है। सो इकोसिस्टम क्या है? अपन इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम क्या है? एक एरिया है जहाँ पे प्लांट और एनिमल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। नॉट ओनली लिविंग बींग बट ऑल्सो नॉन लिविंग बींग भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। नॉन लिविंग बींग में क्या आता है? वेदर हो गया, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। उस एरिया को, वहाँ पे की कम्युनिटी को, उस प्लांट एनिमल के इंटरेक्शन को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है?
सो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वो है, हम इकोसिस्टम को रिकवर करने में, रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे। असिस्टिंग द रिकवर ऑफ इकोसिस्टम, जो हमने ख़राब कर दिया, डिग्रेड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको कंजर्व करेंगे, दोबारा रिवाइव किया जाएगा उनको। जैसे हमने जो वाटर बॉडीज़ है, जिसको जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, नदियों को ख़राब कर दिया, उसका साफ़ करना, रिजुविनेशन करना, रिवाइव करना उनको। जैसे फॉरेस्ट हमने काट दिए हैं पूरे, तो हम एक नया फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने पेड़ ही हम लगाएंगे। इस टाइप की चीज़ें करेंगे हम। वाटर पॉल्यूशन रिड्यूस करेंगे। एक्वेटिक जो लाइफ है, जो मैरीन लाइफ है, जिसको हमने डिग्रेड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको रिस्टोर करेंगे। सो हमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन अगर हम नहीं किए, हमारा इकोसिस्टम लॉस हो रहा है, तो जो कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी होती है नेचर के पास, वो हमारी कम होते जाए। जैसे हम देखते होंगे दिल्ली में क्या होता है, ठंडी के टाइम पे मोस्टली फॉग्स आ जाते हैं। वो सब क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली के आसपास मतलब उतना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया नहीं है। जैसे पंजाब में बहुत कम फॉरेस्ट है, तो वो क्या करता है, वो पूरा जो वहाँ का पॉल्यूशन होता है, जो पराली जलाई जाती है, उसका जो पॉल्यूशन होता है, वो पूरा दिल्ली में आ जाता है। अगर वहीं पे आसपास इकोसिस्टम होता, वहाँ पे आसपास जंगल होते, तो शायद दिल्ली के लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। तो कार्बन सिंक करता ही कौन है? फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ये सारे कार्बन सिंक करते हैं। जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, वो सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट कम हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसी वजह से। तो हमें ये फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करना है। रिसेंटली एक बर्निंग टॉपिक देखा गया है एमपी में जो बक्सवाहा के फॉरेस्ट हैं, तो ये बक्सवाहा के जंगल कहाँ पे है? ये छतरपुर में, जहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, जस्ट उसके वेस्ट में ही है ये बक्सवाहा फॉरेस्ट। तो हमने इसको बचाने के लिए भी रिसेंटली प्रोटेस्ट भी बहुत देखा है, लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो यहाँ पे जंगल है उसके नीचे ये, तो बक्सवाहा के जंगल में डायमंड्स पाए गए हैं, 50,000 करोड़ के डायमंड्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से 2.5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटने वाले हैं या फिर काटे जाएंगे। तो ये एक कंसर्निंग टॉपिक है कि किसी एक मतलब डायमंड के लिए इतने सारे पेड़ काटना, फिर दोबारा उसे लगा पाना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज जो नेचुरल जंगल होता है उनकी इम्पोर्टेंस अलग है, और जो जो एफॉरेस्टेशन हम करते हैं वो अलग है, वो नेचर की तरफ से मिलता है। और ये एफॉरेस्टेशन हम एक ही टाइप के पेड़ लगा सकते हैं, बट जो नेचर है, जो फॉरेस्ट है, वो अपने से ग्रो करता है, तो उसमें काफ़ी टाइप के फॉरेस्ट मतलब काफ़ी टाइप के पेड़ होते हैं, वहाँ पे हर टाइप की वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना पाई जाती हैं। सो इस प्रोजेक्ट में 20 साल पहले एक बंदर प्रोजेक्ट के अंदर ही इसका सर्वे शुरू हुआ था कि इस फॉरेस्ट में कोई हीरे पाए जाते हैं या नहीं। जस्ट अभी 2 साल पहले सरकार ने इसकी नीलामी की है। माइनिंग के बाद इसे आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है, सो ये एसएल माइनिंग इंडस्ट्रियल लिमिटेड को मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, तो इस जंगल का 62 हेक्टेयर लैंड को इस कंपनी को दे दिया गया है। किसके लिए? लीज पे दे दिया गया इस कंपनी को। इस कंपनी में माइनिंग की जाएगी। 50 साल के लिए लीज में दिया है इस कंपनी को। तो कंपनी ने रिसेंटली इसे कितना 382 ना 382 हेक्टेयर लैंड की मांग की है, बिकॉज जो मलबा निकलेगा उससे माइनिंग की वजह से, उसे यहाँ पे डंप करेगी। 205 हेक्टेयर ज़मीन एक्स्ट्रा मांगी है इस कंपनी ने, बिकॉज जो मलबा निकलेगा उसको यहाँ पे डंप करने के लिए। ठीक है, सो जो कंपनी है इसमें 2500 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो अब आप ही बताओ ये सही है या गलत? ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।